Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Asim Qayyum from Army Public School and College, Damial Rawalpindi. Today we are going to start OSP round 3, in which we will discuss week 11 of 10th class physics. In today's lecture we are going to start chapter number 13, electrostatics. Basically it consists of two words, electro and statics. Electro means charges and statics mean rest. The study of charges at rest is called electrostatics or static electricity. After the lecture, students will be able to understand the concept of production of electric charges, electrostatic induction, its definition and explanation, electroscopes, its construction and working, and in the end student will be able to describe Coulomb's law. हमारा आज का पहला टॉपिक प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस से रेलेवेंट है. बेसिकली अगर हम एक न्यूट्रल बॉडी को दूसरी न्यूट्रल बॉडी के साथ रब करें तो उसके नतीजे में इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होता है. तो अगर हम कुछ एक्टिविटीज़ को हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्जेस जो रबिंग की वजह से प्रोड्यूस होता है वो दो डिफरेंट टाइप्स का होता है. तो इसमें पहली एक्टिविटीज़ देखते हैं कि अगर हम दो प्लास्टिक रॉड लें और उनको हम किसी ऊनी कपड़े से यानी कि किसी ऊन या जो फर है ऐसे मटेरियल से अगर हम रब करें और उनको सस्पेंड करें विद द हेल्प ऑफ सपोर्टिंग स्ट्रिंग, तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि दोनों रॉड एक दूसरे को रिपेल करेंगे. इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब ये है कि दोनों रॉड्स के ऊपर एक जैसा चार्ज प्रोड्यूस हुआ है क्योंकि मटेरियल हमने सेम यूज़ किया है. तो जो एक जैसे चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे. इसी तरह हम दूसरी एक्टिविटी देखते हैं. इसमें हम क्या करते हैं, दोनों रॉड्स एक ग्लास रॉड लेंगे और एक प्लास्टिक का. ग्लास रॉड को हम रब करते हैं सिल्क वाले मटेरियल रेशम के कपड़े से और प्लास्टिक रॉड को सेम हम फर वाले मटेरियल से रब करते हैं. तो अब इसके नतीजे में जो चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं दोनों के ऊपर, और अगर हम उसको किसी धागे से स्पोर्ट से बांध दें और वो आज़ादाना मूव कर सकें, तो हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि इस दफ़ा दोनों रॉड एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. इसका मतलब ये है कि जब हमने मटेरियल चेंज किया, पहले हमने दोनों प्लास्टिक रॉड लिए थे, इस दफ़ा हमने एक प्लास्टिक का रॉड लिया था और एक ग्लास रॉड लिया. अब इसके नतीजे में चार्जेस डिफरेंट प्रोड्यूस होंगे और डिफरेंट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. तो ये कंक्लूजन हम हासिल करते हैं कि अनलाइक चार्जेस जो प्रोड्यूस होते हैं डिफरेंट मटेरियल की वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस. हमने जो दो एक्टिविटीज़ पिछले दो स्लाइड्स में देखी, उनकी वजह से जो कंक्लूजन या जो प्रॉपर्टीज़ हम जनरेट करते हैं वो कुछ इस तरह है. पहली प्रॉपर्टी है चार्ज से मुताल्लिक. चार्ज वो बेसिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो किसी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है. इसी तरह जो हमने एक्टिविटीज़ में देखा कि फ्रिक्शन की वजह से दो डिफरेंट टाइप्स के चार्जेस मौजूद होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं. अगर मटेरियल आप डिफरेंट यूज़ करते हैं तो चार्ज भी डिफरेंट प्रोड्यूस होंगे. लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर. और लास्ट प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि रिपल्शन इज द शॉर्टेस्ट ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी. मतलब ये है कि अट्रैक्शन से आपको नहीं पता चलता कि बॉडी के ऊपर चार्ज मौजूद है कि नहीं. कई दफ़ा आपको पता है कि ग्रेविटी की वजह से भी बॉडीज अट्रैक्ट होती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस बॉडी के ऊपर चार्ज होगा. लेकिन रिपल्शन अगर
किसी बॉडी के अंदर आ रही है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर लाजमी कोई ना कोई चार्ज मौजूद है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो अगर इंसुलेटेड कंडक्टर है जिसके ऊपर अभी चार्ज मौजूद नहीं है, अगर उसके करीब चार्ज बॉडी को लेके आए तो उस चार्ज बॉडी की वजह से जो इंसुलेटेड कंडक्टर है जिसके ऊपर चार्ज मौजूद नहीं है उसके एक सिरे पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और दूसरे सिरे पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो एक्सप्लेनेशन में आपके पास दो स्फीयर्स हैं ए एंड बी, दोनों एक दूसरे के साथ इन कॉन्टैक्ट हैं। अब अगर पॉजिटिव कंडक्टर स्फीयर ए के करीब लेके आए तो वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को स्फीयर ए पे जमा कर लेगा ड्यू टू अट्रैक्शन, और पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल करके सेकंड स्फीयर यानी कि बी की तरफ ले जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों स्फीयर ए और बी को उस कंडक्टर की यानी कि जो आपका चार्ज कंडक्टर है उसकी मौजूदगी में सेपरेट कर दें। तो सेपरेट करने के बाद ए कंडक्टर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और बी कंडक्टर के ऊपर स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहेंगे। द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्कोप। A sensitive instrument used to detect charges is known as electroscope. अगर आप इसकी कंस्ट्रक्शन को देखें तो बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ अ ब्रास रॉड विद अ ब्रास डिस्क। अगर आप फिगर को आप देखें तो एक आपको डिस्क नज़र आ रही है जो कि ब्रास की बनी हुई है, उसके साथ एक रॉड है जो नीचे की तरफ जा रहा है, उसको हम ब्रास रॉड कहेंगे, और इसके साथ दो गोल्ड के पत्रियां या लीव्स मौजूद हैं जो कि रॉड के साथ अटैच हैं। ये सारा का सारा ऑपरेटस एक ग्लास जार के अंदर मौजूद है। ठीक है, अब इसके अलावा एक एल्यूमिनियम फॉयल है जिसको कॉपर वायर के थ्रू हम ग्राउंड के लिए यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये सारा फिर सारी कंस्ट्रक्शन आ जाएगी इलेक्ट्रोस्कोप की। डिटेक्शन द प्रेजेंस ऑफ चार्ज, कि हम चार्ज की मौजूदगी का कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो हम किसी भी रॉड जिसके ऊपर हमने चेक करना है कि चार्ज मौजूद है कि नहीं है, उसको हम अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के करीब लेके आएंगे। अगर तो लीव्स के अंदर डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रही, तो इसका मतलब है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। और अगर इसके ऊपर कोई चार्ज है पॉजिटिव या नेगेटिव तो क्या होगा कि उसके लीव्स में डाइवर्जेंस आ जाएगी, वो मज़ीद ओपन हो जाएंगे, तो इसका मतलब है उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। अब इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स सी कि जिस बॉडी के ऊपर हमने चार्ज फाइंड करना है वो नेगेटिव चार्ज है बॉडी। हम अगर इसके करीब लेके आएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज उस डिस्क के ऊपर आ जाएगा और सारा का सारा नेगेटिव चार्ज लीव्स के ऊपर आ जाएगा। तो क्योंकि अब दोनों लीव्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से जो आपको पता चल जाएगा, डाइवर्जेंस हो जाएगी लीव्स के अंदर, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि इसके ऊपर कोई चार्ज मौजूद है। किसी भी इलेक्ट्रोस्कोप को फर्दर यूज़ करने के लिए, यानी कि अगर आपने फाइंड करना है कि चार्ज की टाइप कौन सी है, या आपने ये चेक करना है कि जो बॉडी कंडक्टर है या इंसुलेटर, उसके लिए इलेक्ट्रोस्कोप को फर्स्ट आपको चार्ज करना पड़ता है। चार्जिंग के बेसिकली दो मेथड है, एक कंडक्शन मेथड है और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मेथड है। कंडक्शन मेथड में आप क्या करते हो, सिंपली जिस तरह का आपने चार्ज उसके ऊपर लेके आना है उस तरह की चार्ज बॉडी को डिस्क के साथ टच करेंगे, ड्यू टू कंडक्शन वो चार्ज उसके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा। सेकेंड मेथड ऑफ चार्जिंग द इलेक्ट्रोस्कोप इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि अगर हमने पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस करना है तो इसकी ऑपोजिट चार्ज का रॉड उसकी डिस्क के करीब लेके आएंगे। इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से डिस्क के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और लीव्स के ऊपर
नेगेटिव चार्ज आ जाए। इसके बाद हम कनेक्ट करेंगे लीव्स को अर्थ वायर के साथ जो एल्यूमिनियम फॉयल के साथ कनेक्टेड है, जिससे लीव्स का सारा चार्ज ग्राउंड हो जाएगा, जबकि जो पॉजिटिव चार्ज है वो डिस्क के ऊपर रह जाएगा। आप इस फिगर को देख सकते हैं, इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करते हैं और आप पॉजिटिव चार्ज को जनरेट कर लेते हैं। इसी तरह अगर आपने नेगेटिव चार्ज जनरेट करना है तो रॉड के ऊपर आप पॉजिटिव चार्ज रॉड जो है वो उसके करीब लेके आएंगे। डिटेक्टिंग द टाइप ऑफ चार्ज, इसमें हम क्या करेंगे कि कौन सी टाइप का चार्ज है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम चार्ज करेंगे इलेक्ट्रोस्कोप को, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। लेट्स सी कि हमने इसको पॉजिटिव चार्ज किया है। इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। जब पॉजिटिव इलेक्ट्रोस्कोप के करीब पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेके आएंगे तो क्या होगा कि वो पॉजिटिव चार्ज जो इसके ऊपर मौजूद होगा वो सारा का सारा रिपेल करके लीव्स के ऊपर आ जाएगा, इससे डाइवर्जेंस मजीद इंक्रीज करेगी। इसी तरह जब हम पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के करीब नेगेटिव रॉड को लेके आएंगे, उससे क्या होगा कि सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो डिस्क के ऊपर इकट्ठा हो जाएगा, जिससे लीव्स के ऊपर चार्ज कम रह जाएगा, जिसकी वजह से डाइवर्जेंस इंक्रीज करने की बजाय डिक्रीज होगी। तो आपको पता चल जाएगा कि ये नेगेटिव चार्ज है। इसी तरह आप इसका अपोजिट यानी कि आप नेगेटिव चार्ज बॉडी की इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से भी आप चार्जेस को फाइंड कर सकते हैं। लास्ट फंक्शन जो आज हमने डिस्कस करना है इलेक्ट्रोस्कोप का वो है कंडक्टर और इंसुलेटर्स को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस मेथड में हम चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप लेंगे और चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के साथ हम क्या करेंगे, वो रॉड जिसको हमने चेक करना है कि वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है, उसकी डिस्क के साथ इन कॉन्टैक्ट करेंगे, टच करेंगे। अगर तो लीव्स क्लैप्स करते हैं या उसकी डाइवर्जेंस चेंज होती है तो इसका मतलब है कि वो गुड कंडक्टर है। अगर डाइवर्जेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तो इसका मतलब है कि वो जो बॉडी आपने टच किया है वो इंसुलेटर है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन, दैट इज कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ ये कहता है कि 2 पॉइंट चार्जेस अगर मौजूद हैं आपके पास तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन मौजूद होती है। दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, यानी कि चार्जेस का मैग्नीट्यूड अगर इंक्रीज करेंगे तो फोर्स बढ़ जाएगी, अगर डिक्रीज करेंगे तो फोर्स डिक्रीज करेगी। एंड दैट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, यानी कि अगर डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन विल डिक्रीज। तो मैथमेटिकली अगर हम बात करें, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 चार्जेस एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, यानी कि F इज प्रोपोर्शनल टू 1/R²। इन दो इक्वेशंस को अगर हम कंबाइन करें तो आपके पास आ जाएगी F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर R²। अगर आप इस इक्वेशन में देखें तो Q1 और Q2 क्या है, मैग्नीट्यूड्स हैं चार्जेस के। इसी तरह R आपका डिस्टेंस आ जाएगा। जब आप इक्वेशन में लेके आएंगे इसको तो इक्वलिटी कन्वर्ट हो जाएगी K में, यानी कि F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R²। अगर यहाँ पे आप देखें K प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है कि चार्जेस किस मीडियम के अंदर मौजूद है। 2 चार्जेस के दरमियान में एयर है, वाटर है, तो उसके कोरिस्पोंडिंग इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर आपका मीडियम एयर है तो एयर में इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर के इक्वल होती है। जबकि अगर आप मीडियम चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू कोरिस्पोंडिंगली चेंज हो जाएगी। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और आपको ये जो होम टास्क दिया गया है इसको आपने अच्छी तरीके से करना है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।